अच्छा, ये सारा मटेरियल जरा प्लीज कॉपी कर लीजिए आप लोग सब।
अच्छा भाई, जैसा कि आप सब फेमिलियर इस बात से कि हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब हम उसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें मैंने आपको डॉक्यूमेंट करवा दी हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूं, फिर मैं चीजों को जरा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। देखो, ये जो टर्म है ना एथिक्स की, एथिक्स कहते हैं मॉरल वैल्यूज को। एथिक्स किसको कहते हैं भाई? मॉरल वैल्यूज को, ठीक है। दुनिया में एथिक्स या आप मॉरल वैल्यूज कह लें, ये दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ एथिक्स को नाम दिया जाता है पर्सनल एथिक्स, और एक टाइप ऑफ एथिक्स को नाम दिया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। दुनिया में एथिक्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल एथिक्स और एक है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। पर्सनल एथिक्स क्या होता है? देखो, पर्सनल एथिक्स ऐसे एथिक्स होते हैं जो आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी आपको सिखाए। पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं? जो आपका रिलीजन, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर आपको सिखाए। बेटा झूठ नहीं बोलिएगा, बड़ों से अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा। ये सारे एथिक्स पर्सनल एथिक्स हैं जो आपको आपके शायद रिलीजन ने सिखाए, आपकी सोसाइटी ने सिखाए, आपके कल्चर ने सिखाए, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स वो होते हैं जो आपको आपका प्रोफेशन सिखाता है, आपकी प्रोफेशनल बॉडी सिखाती है, ठीक है। दुनिया में एथिक्स दो किस्म के हैं भाई। एक एथिक्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? पर्सनल एथिक्स, जो मुझे मेरे रिलीजन ने, मेरे कल्चर ने, मेरी सोसाइटी ने सिखाई कि नजरें नीचे करके चलिएगा। पर्सनल एथिक्स है, कल्चर सिखा रहा है मुझे, सोसाइटी सिखा रही है, रिलीजन सिखा रही है। प्रोफेशनल एथिक्स है जो मेरा प्रोफेशन सिखा रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन होता क्या है, ठीक है। इस पे जरा मुझे बात करनी है, क्योंकि देखिए दुनिया की कोई भी क्वालिफिकेशन है ना पर्सनल एथिक्स को कवर नहीं करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उसमें सेम रिलीजन के थोड़ी लोग होते हैं, सेम कल्चर के लोग थोड़ी होते हैं, सेम सोसाइटी के लोग थोड़ी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, रिलीजन टू रिलीजन बातें वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर बातें वेरी करती हैं। अब अगर पर्सनल एथिक्स इंक्लूड कर लिया गया कि भाई रिलीजन ने सिखाया, कल्चर ने सिखाया, तो दूसरे के रिलीजन ने उसको कुछ सिखाया, हमारे रिलीजन ने हमें कुछ सिखाया, दूसरे के कल्चर ने उसको कुछ सिखाया, हमारे कल्चर ने हमें कुछ सिखाया। तो इसलिए पर्सनल एथिक्स कवर नहीं हो सकता। कवरेज सिर्फ एजुकेशनल बॉडीज में किसकी हो सकती है? प्रोफेशनल एथिक्स की, ठीक है, जो आपका आपका प्रोफेशन सिखाता है। सर, ये प्रोफेशन क्या होता है? देखो, प्रोफेशन ऑडिटर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है। ये सब प्रोफेशन है, प्रोफेशन है ना, ठीक है। अच्छा, मसला पता है क्या है? ये जो प्रोफेशनल होता है ना, जो इनका मेंबर होता है, इनके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, प्रोफेशन, प्रोफेशनल से कोई भी गलती होती है ना, प्रोफेशनल से, बेटा प्रोफेशनल की गलती से थोड़े लोग इफेक्ट नहीं होते, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाती है। प्रोफेशंस में एक मसला है भाई, ये जो मैंने प्रोफेशंस के नाम लिखे ना, प्रोफेशनल से कोई भी गलती होगी ना, उसका इम्पैक्ट चंद लोगों पे नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी सोसाइटी पे पड़ेगा। लाइक आप मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर गलती कर दे, गलत रिपोर्ट बना के दे दे, क्या खाली एक दो लोग डिस्टर्ब होंगे? नहीं, इतने सारे शेयर होल्डर डिस्टर्ब हो जाएंगे। डॉक्टर से गलती हो जाए, एक बंदे को थोड़ी नुकसान होगा, उसके पूरे खानदान को नुकसान होगा। लॉयर से गलती हो जाए, गलत केस लड़े, तो एक बंदा थोड़ी फंसेगा, उसकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। टीचर से गलती हो जाए, एक बच्चा थोड़ी फेल होगा, कितने बच्चे फेल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रोफेशंस में ये मसला है कि प्रोफेशंस या प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड लोगों की गलती का इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे जाता है। इसलिए दुनिया की नोट पढ़े, कोई प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को आजाद घूमने नहीं देती। हर प्रोफेशनल बॉडी चाहती है कि उसके मेंबर्स बाउंड रहे, कैद रहे बाया कोड ऑफ एथिक्स। मसला समझ रहे हैं? मसला ये भाई कि प्रोफेशन जो है ना, प्रोफेशन बड़ी रिस्की चीज है। ऑडिटर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इनसे गलती है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने सफर करना है। इसलिए दुनिया की कोई प्रोफेशनल बॉडी, एसीसीए, आईसीडब्ल्यू, आईकैप, सीमा, आईसीडब्ल्यू, कोई नहीं चाहती कि उसके मेंबर्स आजाद घूमे। हर किसी ने अपने मेंबर्स को बाउंड रखा हुआ है बाया कोड ऑफ एथिक्स। हमारी प्रोफेशनल बॉडी एसीसीए, एसीसीए भी कहता है कि उसके जो मेंबर्स हैं ना, वो आजाद ना घूमे, बल्कि मेंबर्स बाउंड रहे बाय एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स।
और एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हर मेंबर को फॉलो करने, जिन्हें आप कॉमनली एक शॉर्ट निमोनिक से याद रख सकते हो, कॉपी। अच्छा, आईसीएडब्ल्यू का जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं। आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स में अलग प्रिंसिपल्स हैं, एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में अलग प्रिंसिपल्स हैं। हर बॉडी ने अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, हर बॉडी चाहती है उसके मेंबर्स आजाद ना घूमे, मेंबर्स को बाउंड रखा जाए बाय कोड ऑफ एथिक्स। एसीसीए भी भाई एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो भी नहीं चाहती उसके मेंबर्स आजाद घूमे, तो उसने भी अपने मेंबर्स को बाउंड रखा हुआ है बाय कोड ऑफ एथिक्स। बात समझ आ रही? मैंने अभी तक आपके साथ बातें क्या की। एथिक्स का मतलब है मॉरल वैल्यूज, ठीक है। एथिक्स दुनिया में 2 किस्म के होते हैं, पर्सनल एथिक्स जो आपका रिलीजन सिखा रहा है, कल्चर सिखा रहा है, सोसाइटी सिखा रही है, सिलेबस कोई इसको कवर नहीं करता दुनिया का कोई। ये रिलीजन इतने सारे लोगों का कैसे कवर करें भाई। कवरेज की जाती है प्रोफेशनल एथिक्स की, जो हमारा प्रोफेशन हमें सिखाता है। कवरेज की जाती है प्रोफेशनल एथिक्स जो हमारा प्रोफेशन हमें सिखाता है। अब प्रोफेशन में एक बड़ा मसला है कि जब प्रोफेशन से एसोसिएटेड लोगों से कोई गलती होती है ना सर, प्रोफेशंस की एग्जांपल देते हैं, ऑडिटर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर। बेटा ऑडिटर से गलती हुई, बहुत शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, टीचर से गलती होगी, बहुत बच्चों को नुकसान होगा। इस मसले की वजह से कि प्रोफेशनल की गलती का इंपैक्ट बड़े लेवल पे पड़ता है, कोई प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को आजाद अलाउ नहीं करती कि वे आजाद हो। हर बॉडी अपने मेंबर्स को कैद रखना चाहती है, बाउंड रखना चाहिए बाय कोड ऑफ एथिक्स। हमारी प्रोफेशनल बॉडी एसीसीए, एसीसीए भी कहता है कि जब हमारे मेंबर बन जाओ ना, आजाद मत घूमना, हर मेंबर बाउंड होगा बाय आवर कोड ऑफ एथिक्स। और एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स। जैसे मैं एसीसीए मेंबर हूं ना, तो एसीसीए मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं आजाद घूमूं। आई एम बाउंड बाय एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स। कोई और मेंबर है ना, वो आजाद नहीं घूम सकता, ही इज बाउंड बाय एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स। और एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं, व्हिच इज कॉल्ड कॉपी। यहां C stands for confidentiality, O stands for objectivity, P stands for professional competence, due care, other P stands for professional behavior, I stands for integrity। देखो एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स के ये 5 प्रिंसिपल्स कॉपी हैं क्या? एसीसीए ने अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ा हुआ, एसीसीए ने अपने मेंबर्स को बाउंड किया हुआ बाय कोड ऑफ एथिक्स। एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं कॉपी। हर मेंबर को ये फॉलो करना ही करना है कोड ऑफ एथिक्स, वरना एसीसीए एक्शन लेगा। कोड ऑफ एथिक्स हर मेंबर को फॉलो करने, वरना एसीसीए एक्शन लेगा। बेटा एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स का पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स का पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या है? एसीसीए के कोड का पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है? मेंबर्स मस्ट नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू एनीवन फॉर देयर ओन और थर्ड पार्टी। एसीसीए मेंबर के ऊपर पहला प्रिंसिपल लगता है एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स का, कॉन्फिडेंशियलिटी। एसीसीए अपने मेंबर्स को कहता है जो भी तुम्हारा क्लाइंट है ना, जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो, जिसको कोई भी सर्विस देने जा रहे हो, भाई एसीसीए मेंबर ऑडिट भी कर सकता है, मैं ऑडिट भी कर सकता हूं, मैं किसी क्लाइंट को कोई और सर्विस भी दे सकता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, कुछ भी। एसीसीए ने मुझे बाउंड रखा हुआ है पहले प्रिंसिपल से, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दूं। भाई मेरे हाथ में जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो क्लाइंट की हर इंफॉर्मेशन लगेगी ना। एसीसीए ने मुझे बाउंड किया हुआ है कि आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दो फॉर ओन और थर्ड पार्टी। अब मैं क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूं, मुझे उसके सीक्रेट्स पता लग गए, मैंने उसके कॉम्पिटिटर को बता दी, गलत है नहीं। तो एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स का पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी के, क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। पहले एक्सेप्शन देखो, इफ अलाउड बाय क्लाइंट। क्लाइंट बोल देना मेरी बातें दूसरों को बता दो, फिर आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे बैंक्स वगैरह, अगर मैं चाहूं कि यार मेरे भाई के अकाउंट का बैलेंस बता दो, तो बैंक नहीं बताएगा। लेकिन अगर मेरा भाई अथॉरिटी लेटर लिख के दे दे कि भाई यार आई एम अलाउइंग हिम, तो बता देंगे। तो क्लाइंट अलाउ कर दे तो भाई आप डिस्क्लोज कर सकते हो। दूसरा, टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स इंटरेस्ट, क्लाइंट का मफाद का मामला होना तो भी डिस्क्लोज करो। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक फॉरेन कंट्री से किसी कस्टमर की कॉल आई कि यार मुझे आपके क्लाइंट के $1000 देने, लेकिन मुझे आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि फॉरेन कंट्री से आपको एक कॉल आई कि यार मुझे आपके क्लाइंट के $1000 देने, लेकिन मुझे आपके क्लाइंट से रब्ता नहीं हो रहा, प्लीज जरा उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दे या उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दे, तो मैं $1000 ट्रांसफर कर दूंगा। आपने कहा नहीं भाई, मैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी गाइडलाइन से बाउंड हूं, मैं अपने क्लाइंट की बातें नहीं बता रहा। तो बेटा वो $1000 आएंगे नहीं उसके पास। यहाँ क्लाइंट के इंटरेस्ट अटैच थे, आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए थी, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन, इफ क्लाइंट इज इन्वॉल्व इन सीरियस ऑफेंसेस लाइक टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आपका क्लाइंट खतरनाक
ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो बाहर रेगुलेटरी बॉडीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, या आपकी पब्लिक ड्यूटी टू डिस्क्लोज हो। आपको लग रहा है क्लाइंट ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक के मफाद के खिलाफ है, तो भी आप जो है वो डिस्क्लोज कर। सर इसकी एग्जांपल दे। यार आप एक हॉस्पिटल को ऑडिट कर रहे हो और पता चला हॉस्पिटल जो है ना वो एक्सपायर्ड मेडिसिन मंगवाता है। यहाँ आपकी पब्लिक ड्यूटी थी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, टेररिज्म नहीं हो रहा, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक का मफाद है, वहां भी डिस्क्लोज कर सकते। बहरहाल एसीसी ने अपने तमाम मेंबर्स पे पहली गाइडलाइन लगाई हुई कोड ऑफ एथिक्स की, कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें क्लाइंट की कोई बात बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी अनलेस पब्लिक ड्यूटी हो, ऑफेंसेस हो, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, क्लाइंट का अपना मफाद हो या क्लाइंट इजाजत। ठीक है। एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स का दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं इंडिपेंडेंस को। एसीसी कहता है मेंबर्स इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदार रहे। मेंबर हर फैसला इंडिपेंडेंट मैनर में ले, बायस ना हो, गैर जानिबदार। एक सवाल है, आप है ना किसी क्लाइंट के ऑडिट पे गए, आप किसी क्लाइंट के ऑडिट पे गए, किसी क्लाइंट के ऑडिट पे गए आप, ठीक है, आप ऑडिटर है, एसीसी मेंबर है, आप किसी क्लाइंट के ऑडिट कर रहे, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब आपने ऑडिट किया ना, तो पता चला इसमें सिवियर इश्यूज है, फ्रॉड है, तो आपको स्टूडेंट बताना चाहिए कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसले, फ्रॉड हुआ है, ये हुआ। लेकिन पता चला कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है ना वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है। क्या करेंगे? बॉसेस को बता देंगे कि यार आपकी कंपनी के फाइनेंसेस में मसला है, फाइनेंस मैनेजर की नौकरी वोकरी साइड पे, और क्या करें? या दोस्ती के रिश्तेदारी के प्रेशर में आ जाएंगे? तो 90% लोगों का जवाब पता है क्या होगा? प्रेशर में आ जाएंगे। इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई, खैर जानिबदारी इंपेयर हो गई। मेंबर को दूसरी रिक्वायरमेंट है हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। अभी आप देखें एफपीआर के, हमारे यहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए चेयरमैन बने, उनका ताल्लुक जिस भी फर्म के साथ था, वो फर्म के पास बहुत सारी कंपनीज है, उनका टैक्स वर्क, उनका ऑडिट वर्क होता है, ठीक है ना। वो फर्म्स हैवी पैसे, वो क्लाइंट्स जो है वो हैवी पैसे देते हैं उनकी फर्म को। तो जाहिर सी बात है, बहुत से जो कॉम्पिटिटर्स थे या दूसरे लोग थे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने एतराज किया, बोला यार ये बंदा जो है क्लाइंट से इतने पैसे लेता है टैक्स वर्क करने के, ऑडिट वर्क करने के, और अब ये चेयरमैन बन गया, तो ये कैसे उनका इंडिपेंडेंटली कर सकेगा काम, क्योंकि ये तो उनसे पैसे लेता है। मसला है ना। ऐसा नहीं है कि वो गैर जानिबदारी से काम नहीं कर सकता भाई, देयर आर मैन ऑफ ऑनर इन दिस वर्ल्ड। ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे ऑडिटर को देखा है, उसका एक बड़ा करीबी रिलेटिव एक कंपनी के फाइनेंस में था, उसने ऑडिट किया ना तो पता चला फाइनेंस में बहुत फ्रॉड हो रहा है। वो चाहता तो कह सकता था यार मेरा रिश्तेदारी खराब होगी, छोड़ो मैं ना बताऊं, उसने फिर भी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को बताया कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्वड इन फ्रॉड। यही इंडिपेंडेंस है, यही गैर जानिबदारी है। इसी से चाहता है कि हमारे तमाम मेंबर्स गैर जानिबदार, ऑब्जेक्टिव है। तीसरा एसीसी ने हमें गाइडलाइन दी है, एथिकल कोड से बाउंड रखा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एसीसी चाहता है उसके मेंबर्स एक तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो और तमाम स्टैंडर्ड्स के साथ अप टू डेट हो, मींस प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो। अभी आप देखें ना, कितने लोगों ने आज से 10-15 साल पहले सीए किया, एसीसी किया, उस वक्त थोड़ी आईएफआरएस थे। तो आज आपको लगता है कि वो एसीसी सीए क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी उनको आईएफआरएस की नॉलेज है? नहीं होगी। कैसे वो अपने आप को अप टू डेट रखें? बेटा इसके लिए सीपीडी प्रोग्राम्स होते हैं, बॉडीज करवाती हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाती हैं। लोगों से कहा जाता है, पुराने मेंबर से कहा जाता है आप उनको अटेंड करें ताकि आप नए स्टैंडर्ड से अप टू डेट हो। अब आज आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, क्या पता 5 साल बाद वो चीजें ना हो, कोई नई चीजें आ गई हो, कैसे अप टू डेट रहेंगे? तो बेटा ऐसे सेमिनार्स होते हैं, वहां आपको अटेंड करना होता है अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो एसीसी तीसरी गाइडलाइन ये देता है, हर मेंबर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, यार कॉम्पिटेंस हो उसमें, तमाम स्टैंडर्ड से अपडेट हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, और हर काम एक्सट्रीम केयर के साथ करे। ऐसा ना हो कैजुअली ले रहा है। ये होता है वुमन ऑडिट फर्म्स में, बड़े क्लाइंट के पास जा रहे हैं, बड़े फिट फैट शूटिंग में जबरदस्त तरीके से बड़े अलर्ट होकर काम कर रहे हैं, छोटा मोटा क्लाइंट कहते हैं यार छोड़ो हल्का काम करो। गलत है ये। एसीसी की गाइडलाइन कहती है कॉम्पिटेंट रहो
और हर काम एहतियात से करो, छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता, एक्सट्रीम केयर के साथ काम करो। ठीक है। चौथी गाइडलाइन, एसीसीए की अपने मेंबर्स के लिए चौथी गाइडलाइन, ये सब मुझे फॉलो करनी है, मैं मेंबर हूं कि भाई मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है कि मैं किसी को कोई बात ना बताऊं, मुझे गैर जानिबदार रहना है, मुझे कॉम्पिटेंट रहना है और हर काम एहतियात से करना है। चौथी मेरे ऊपर एथिकल गाइडलाइन है प्रोफेशनल बिहेवियर। बेटा एसीसीए कहता है मेंबर कोई ऐसी हरकत ना करे दैट डिस्क्रेडिट्स द प्रोफेशन, जिससे प्रोफेशन बदनाम हो। मुझे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, मेरे ऊपर एथिकल गाइडलाइन है, जिससे मेरा प्रोफेशन बदनाम हो। आप देखते हैं एक पुलिस वाला भी रिश्वत लेता है तो क्या बोला जाता है, यार ये पुलिस है ऐसी। पूरा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो गया। लॉयर केस के लिए रिश्वत ले रहा है, बोला यार ये वकील होती है ऐसी। ऑडिटर ने अंडर द टेबल सेटलमेंट की, बोला यार ये कौम ही ऐसी। तो देखा मेंबर की ऐसी हरकत हो रही है जिससे पूरा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो रहा है। इसी से कह रहा है ऐसा ना करो, मेंबर कोई ऐसा एक्शन ना ले जिससे प्रोफेशन बदनाम हो। ठीक है। और आखिरी एथिकल गाइडलाइन है एसीसी ने अपने मेंबर्स को रखी, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कहते हैं ऑनेस्टी को। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंबर ईमानदार हो अपनी तमाम डीलिंग्स में। बेईमानी, चीटिंग, जानबूझ के, बहुत ऑडिटर्स पता है क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ सही होता है, जानबूझ के डराते हो भाई गड़बड़ है ये वो है, कंपनी से और पैसे निकलवाते हैं। कहते हैं इंटेग्रिटी का ख्याल रखो, ऑनेस्टी का, डिसऑनेस्ट ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहो तमाम डीलिंग्स में। बेटा स्टूडेंट्स और एफिलिएट्स की बात नहीं हो रही, मेंबर्स की बात हो रही है। अगर आप एसीसीए मेंबर बनेंगे आपके ऊपर ये कोड ऑफ एथिक्स लगेगा, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, किसी को अपनी क्लाइंट की बात नहीं बतानी, इंडिपेंडेंस, गैर जानिबदार रहना है, कॉम्पिटेंट अप टू डेट रहना है, एहतियात से सारे काम करने हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, और ऑनेस्ट रहना है। ठीक है। ये 5 प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स हैं। 5 नंबर का इजी सा क्वेश्चन आता है, स्टेट 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एसीसीएस कोड ऑफ एथिक्स, आपको ये कॉपी लिखना है। ठीक है। 2 मिनट पॉज ले रहा हूं, कोई सवाल है पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन आया था जिसका मैंने आंसर दे दिया। ठीक है। मैंने आपको अभी जो बातें की मैं उसको रिपीट कर दूं। सही है। मैंने आपके साथ पहली बात ये की है कि दुनिया में 2 किस्म के एथिक्स होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है। पर्सनल एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जो हमारा रिलीजन सिखाता है, कल्चर सिखाता है और सोसाइटी सिखाती है।
जबकि प्रोफेशनल एथिक्स वो होते हैं जो आपका प्रोफेशन सिखाता है। पर्सनल एथिक्स कोई सिलेबस कवर नहीं करता, प्रोफेशनल एथिक्स कवर्ड है कि जो आपका प्रोफेशन सिखाए, ठीक है। प्रोफेशंस आर डेंजरस थिंग्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, बिकॉज वट एवर दे डू उसका इम्पैक्ट बहुत मैक्रो लेवल पे आता है, बड़े लेवल पे आता है। दुनिया की कोई प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ती, हर प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को बाउंड रखती है कोड ऑफ एथिक्स से। एसीसीए भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, इसलिए एसीसीए भी अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ती। एसीसीए ने अपने मेंबर्स को बाउंड रखा हुआ है थ्रू अ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो एसीसीए ने अपने मेंबर्स को जिस कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू बाउंड रखा हुआ है उसमें 5 प्रिंसिपल्स है, कॉपी। हर एसीसीए मेंबर को उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई क्लाइंट की बात बाहर नहीं बतानी अनलेस क्लाइंट का इंटरेस्ट हो, पब्लिक ड्यूटी हो, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग हो या क्लाइंट ना करे। ऑब्जेक्टिविटी, गैर जानबदार रहने, हर काम कॉम्पिटेंस के साथ करना है, एहतियात के साथ करना है, केयर के साथ, और अप टू डेट रहना है, क्वालिफाइड रहना है, ठीक है। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट करे, प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। जैसे ही आप मेंबर बनेंगे आपके ऊपर एक कोड ऑफ एथिक्स लागू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ चीजें लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, तो मैंने अभी आपके साथ जो बात की उसमें हमने आपको बताया कि एसीसीए अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता है कि उसके मेंबर्स बाउंड रहें बाय अ कोड ऑफ एथिक्स। और एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कॉपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका प्रिंसिपल ये कहता है मेंबर कोई अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ना दे किसी को, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक्सेप्शन उसकी पढ़ ली। ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस के भाई आपके ऊपर एसीसीए का कोड अप्लाई होता है कि आप गैर जानिबदार रहे, सही है। फिर उसके बाद आप अप टू डेट रहें, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो और हर काम एहतियात से करें। तीसरा कोड अप्लाई होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर का कोड अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि मतलब कोई ऐसी हरकत ना करें जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। और फाइनली आपके ऊपर 5वां कोड अप्लाई होता है इंटेग्रिटी के, आपने ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करे ना कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस। कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट मींस गैर जानिबदार रहना है, ठीक है ना। एसीसीए का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल में सबसे, वैसे तो 5 प्रिंसिपल्स है कोड है, एसीसीए के कोड में 5 प्रिंसिपल्स है। ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, 5 प्रिंसिपल्स है। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल करे ना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, सही है। कि मेंबर को गैर जानिबदार रहना है, मेंबर को गैर जानिबदार, सही है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, मेंबर को गैर जानिबदार रहना है। लेकिन मसला ये है, ऑडिट के दौरान ऐसे कई इवेंट्स क्रिएट होते हैं विच क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंदे की गैर जानिबदारी चली ही जाती है, बेटा ऐसे कई इवेंट्स आते हैं, तुम ऑडिट करने जाओगे ना, ऐसे कई इवेंट्स आएंगे जो हमारी गैर जानिबदारी के लिए खतरा बनेंगे। सर ऐसे क्या खतरात हो सकते हैं जिनसे इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाए? बेटा इन टोटल देयर आर 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। 5 ऐसी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाती, ठीक है। पहले थ्रेड को दिया जाता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं जाती मफाद, ठीक है। दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेड, ठीक है। तीसरा है फेमिलियरिटी थ्रेड, चौथा है इंटिमिडेशन थ्रेड और 5वां है एडवोकेसी थ्रेड, सही है। ये थ्रेड्स हैं क्या, इनसे गैर जानिबदारी खतरे में आती है, सही है। तो आप जरा इन थ्रेड्स को अच्छी तरीके से सुनिएगा कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, वो जो क्वेश्चन आया हुआ था वो बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन था। मिक्सअप अवॉइड कीजिएगा भाई, वो जो मिक्सअप नहीं करना। वो जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स थे, वो अलग है। और ये 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस अलग है। जो 5 प्रिंसिपल्स है ना वो अलग है, और 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस अलग है, ठीक है। तो जरा एक मिक्सअप कर रहा था बच्चा, वो बड़ी एक फनी सा सिनेरियो था। एनीवेज, चले जी, मैं बात को वापस कंटिन्यू करता हूं। देखें, हमने आपको बताया एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं। बड़ी जरूरी चीज आपने सीखनी, कॉपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंस है। इसी से चाहता है मेंबर्स गैर जानबदार जरूर है। अब ऑडिट के दौरान ऐसे कई इवेंट्स आते हैं जो इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है, इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है। सर ऐसे क्या इवेंट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है? बेटा इन टोटल देयर आर 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को 5 चीजें खतरे में लाती है: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। और से सुना है थ्रेट्स होती है। बेटा इंडिपेंडेंस को खतरे में लाता है जो पहला थ्रेट इंडिपेंडेंस पे गैर जानीदारी को जो पहली चीज खतरे में लाती है ना, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं जाती मफाद को। जब भी इंसान का जाती मफाद हो, ऑडिटर का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए ना क्लाइंट के साथ, बेटा इंडिपेंडेंस गई नहीं, ये कोई नहीं जानता, खतरे में आ सकती। एग्जाम्पल, ऑडिटर हैज शेयर्स इन अ क्लाइंट। बेटा एक ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहा है, एक ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहा है, सुनो, और उसके पास उस कंपनी के शेयर्स भी हैं। मैं एक ऑडिटर हूं, लेट सपोज मैं शेल को ऑडिट करने जा रहा हूं और मेरे पास शेल कंपनी के शेयर्स भी हैं। बेटा शेल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नजर आई और मैं लिखने जा रहा हूं कि एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर। लिख पाऊंगा? हिम्मत होगी? शायद नहीं, क्योंकि मैं एक बात सोचूंगा, यार अगर मैंने ये लिखा, अगर मैंने ये लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, शेयर प्राइसेस गिर जाएंगी, मेरे पास भी शेयर है, मेरा नुकसान हो जाएगा। छोड़ो यार, मैं ये बात छुपा देता हूं, मैं लिख देता हूं सब कुछ सही है ताकि मुझे नुकसान हो। कई गैर जानिबदारी, कई इंडिपेंडेंस, क्यों? बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट जहां भी आता है ना बेटा, इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाती है। अच्छा देखो, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यार ये थ्रेट पर्सनल इंटरेस्ट का, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया तो मैं तुम्हें बोलूं इंडिपेंडेंस गई गई। यार मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने देखे ऐसे लोग। एक हमारा जानने वाला बंदा ऑडिटर था, उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक XYZ कंपनी के शेयर्स थे और वो उसका ऑडिट करने जा रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो लिखने जा रहा था। उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको बोला, भाई तुम ये लिखोगे शेयर प्राइसेस कोलैप्स कर देंगे, तुम्हें लाखों का नुकसान हो जाएगा। ही वाज अ मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। उसने बोला जाती मफाद रखो साइड पे, आई हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उसने लिख दिया एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। शेयर प्राइसेस 50% फॉल हो गई कंपनी की, उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ही सफर्ड, क्योंकि वो खैर जानिबदार रहा। तो ये नहीं है कि ये इवेंट खतरे में कंफर्म इंडिपेंडेंस को लेके ही चला जाएगा, नहीं, ये सिर्फ इंडिपेंडेंस को खतरे में लाता है, पर्सनल। अच्छा भाई, ऑडिटर इंटरेस्टेड इन जॉब ओपनिंग। बेटा क्लाइंट के पास कोई पोजीशन खाली है, मैं लेट सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, और वहां है ना कोई बड़ी जबरदस्त ओपनिंग आई हुई है जिसपे लाखों रुपए सैलरी है, कार है, मेडिकल बेनिफिट्स है। बेटा मेरा उस जॉब में इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मैं ऑडिटर ना बनूं, मैं वो जॉब पकड़ लूं, अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगी। बताइए अगर मेरा क्लाइंट के पास जॉब करने में इंटरेस्ट हो जाए, क्या मैं उस क्लाइंट के खिलाफ जाऊंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं वो लिखूंगा नहीं, मैं कहूंगा यार अगर ये लिख दिया ना ये नाराज हो जाएगा, मुझे जॉब पे नहीं रखेगा, ताल्लुकात में। शायद मैं लिख दूं एफएस गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। किस चीज ने मेरी गैर जानेदारी को मारा? मेरे पर्सनल मफाद में, जाती मफाद में, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये लिखो ना, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बाद में लिख लेना। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज। बेटा जब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटीज मिल रही होती है ना, तो भी बंदे की इंडिपेंडेंस, गैर जानकारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैं टोयोटा का ऑडिटर हूँ, टोयोटा कंपनी का ऑडिटर हूँ। जब गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च होता है ना, वो मुझे गिफ्ट भिजवा देते, नहीं कर। अब एक बार ऐसा आया कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर, मैं लिखूंगा एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर? नो। मैं सोचूंगा इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स आ रहे, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स आ रहे, ये चले जाएंगे, जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट, टोयोटा वाले गाड़ी देना बंद कर देंगे, छोड़ो जाने दो। मैं एमिरेट्स एयरलाइंस का ऑडिटर हूँ। एमिरेट्स एयरलाइंस हर साल मुझे जो है ना 1-2 बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास टिकट्स देती है।
इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिवन टू एंड फिर लिख सकूंगा मैं सोचूंगा यार अगर मैंने ये लिखा ना एमिरेट्स वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे और वो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास की जो टिकट्स आती थी ना वो नहीं देंगी। क्या चीज ने मेरी गैर जानबदारी को मारा? एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटीज ने। ये भी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, बड़ी तवज्जो से सुने, क्योंकि ये सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि एक दो लोग जरा थोड़े अनअटेंटिव नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अगली बार नाम ले लूंगा उनके। सही है ना? तो ध्यान से सुने। हमारे पास ये जो एसीसीए का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स का, उसमें 5 प्रिंसिपल्स है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यूके और प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी। कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या? इंडिपेंडेंस। ऑडिटर के लिए गैर जानबदार रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसे कई इवेंट्स आते हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लेके आते हैं। सर कितने ऐसे थ्रेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं? 5 थ्रेट्स है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, एडवोकेसी। मैं हर थ्रेट को ब्रीफ कर रहा हूँ। पहला थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है जाती मफाद। जब भी जाती मफाद आएगा ना, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस खैर जानबदारी खतरे में आ जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले की दी। ऑडिटर के पास शेयर्स है, मैं शेल को ऑडिट करने जा रहा हूँ, शेल के शेयर्स भी है मेरे पास। बेटा कल को शेल की एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं लिखते हुए घबराऊंगा। मैं सोचूंगा ये मैंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, शेयर प्राइसेस गिरेंगे तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। शायद मैं अपने जाती मफाद के चक्रों में गैर जानबदार नहीं रहूंगा। जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ऑडिट करने जाता हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक नौकरी आई हुई, मैं उस नौकरी में इंटरेस्टेड हूँ कि वो नौकरी पे मैं लग जाऊँ। बेटा अब नौकरी पे लगने के लिए बॉस के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ऑडिट कर रहा हूँ और उसके पास एक नौकरी करने में इंटरेस्टेड हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या मैं लिख पाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने लिखा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो लाजमी बात है स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे। कल को मैं जॉब करने जाऊंगा तो वो मुझे जॉब पे नहीं रखेंगे। मैंने कहा छोड़ो, लिख दो, सब कुछ सही है। किस वजह से लिखा मैंने? अपने जाती मफाद की वजह से, सेल्फ इंटरेस्ट। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज। बेटा मुझे टोयोटा वाले जब नई गाड़ी लॉन्च होती है ना, मैं टोयोटा को ऑडिटर नई गाड़ी भिजवा देते हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस को ऑडिटर जब वो होता है ना, हर साल मुझे बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास टिकट दे देते हैं काफी। अब टोयोटा और एमिरेट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि अगर मैंने लिखा टोयोटा एमिरेट्स मुझसे नाराज हो जाएगा। जरा आप किसी भी कंपनी के बारे में लिखोगे एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, नाराज होंगे। आप सोचोगे टोयोटा की नई गाड़ियां ना बंद हो जाएगी, फर्स्ट क्लास टिकट्स मिलना बंद हो जाएगी, छोड़ो जाने तो सब कुछ सही। किसकी वजह से इंडिपेंडेंस घबराई? जाति में बात, सेल्फ इंटरेस्ट। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बनती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि यार उनको बेशक जितने भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटीज मिल रहे हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू लिख देते हैं। कहते हैं छोड़ो यार, जाने दो गाड़ी को, जाने दो वो टिकट्स को। मेजॉरिटी केसेस में ये चीज इंडिपेंडेंस को खतरे में लाती है। ठीक है, लोन्स एट रिड्यूस रेट। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ऑडिट कर रहा था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों ने मुझसे कहा सर हम आपको लोन दे देते हैं रिड्यूस रेट्स पे, नॉर्मल मार्केट रेट 10% चल रहा है, हम आपको 3% पे देते हैं। मैंने वहीं बैठ के प्लानिंग की यार, 10% के बजाय 3% रेट पे लोन मिल रहा है, अब मैं घर भी ले सकूंगा, अब मैं गाड़ी भी ले सकूंगा, कर्जा दे रहा है, रिड्यूस रेट पे लोन दे रहा है। बैंक आपको रिड्यूस रेट पे लोन दे रहा है या दे दिया। अब आपने ऑडिट किया ना तो पता चला बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लिखोगे? शायद नहीं। आप सोचोगे अगर आपने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बैंक नाराज हो जाएगा और लोन वापस ना ले ले, मेरे सारे ख्वाब न टूट जाए। शायद इस चक्कर में आप लिख दोगे कि सब कुछ सही। किस चीज ने आपकी इंडिपेंडेंस को खतरे में किया? जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है सर, और एग्जांपल्स दे इसकी। ओवरड्यू फीस। आप 2-3 साल से ऑडिट कर रहे हो और कुछ है ना, फीस की मद में 50-60 लाख रुपए अभी भी क्लाइंट पे बाकी है। 2-3 साल से ऑडिट कर रहे हो, फीस की मद में 50-60 लाख रुपए अभी भी बाकी है। ठीक है, क्लाइंट के पास।
अब इस साल आपने ऑडिट किया ना, तो पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिवन अ ट्रू एंड फेयर। आप लिखने जा रहे थे एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, ख्याल आया यार अगर ये लिख दिया ना क्लाइंट नाराज हो जाएगा और मेरे 50-60 लाख रुपए जो फंसे हुए वो नहीं देगा या तंग करेगा। आपने कहा यार ये तो 50-60 लाख रुपए फंस जाएंगे, बड़ी रकम है, छोड़ो इस साल लिख दो सब कुछ सही। किस चीज ने आपकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करवाया? बैलेंस फीस, ओवर ड्यू फीस ने। अगर फीसेस चढ़ जाती है ना बहुत लंबी, करोड़ 1.5 करोड़ चढ़ गई, अब आप क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराते हो बिकॉज ऑफ योर जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, आप ऑडिट कर रहे थे, क्लाइंट ने आपको बताया यार मुझे इस साल एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी कराना है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी करवाना है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी करवाना है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी करवाना है, जिसकी 30 लाख रुपए फीस है। आपको लालच चाहिए यार ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो ये करवा रहा है ये मैं ही ना कर दूं। आपने क्लाइंट से बात की कि ये मैं कर देता हूं, क्लाइंट ने कहा ठीक है यार हमसे करवा लेते हैं। ऑडिट जब आप मुकम्मल कर रहे थे ना, तो पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर में। आप लिखने जा रहे थे कि डू नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर, ख्याल आया यार अगर मैंने ये लिखा तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा, अगर मैंने लिखा तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा, और वो जो मुझे ल्यूक्रेटिव वर्क दे रहा था 30 लाख रुपए का एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वो नहीं देगा। इस चीज ने आपको रोका कि आप इस बार लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन टू इट। किस चीज ने आपके इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करवाया? आपके जाती मफाद ने। आप क्लाइंट के पास अदर वर्क में इंटरेस्टेड थे, इस चीज ने आपकी गैर जानिबदारी को क्या करवाया? कॉम्प्रोमाइज करवाया। तो बेटा ये सारे थ्रेट्स हैं क्या? जाती मफाद के थ्रेट्स। कोई भी ऐसा थ्रेट जो आपकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कराए बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट, उससे इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाती है। जहां आपका पर्सनल इंटरेस्ट वहां इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाती है। ये चीज सेल्फ इंटरेस्ट है। आखिरी एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर कॉपी करो। रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन क्लाइंट। आपकी कंपनी का 70% फर्म का, ऑडिट फर्म का 70% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आता है। एक बड़ा क्लाइंट है आपके पास, बाकी सब छोटे छोटे क्लाइंट्स। तो इदारे का 70% 60% रेवेन्यू एक क्लाइंट से आता है, वही मेजर रेवेन्यू देता है। जैसे मान लो आप आपके पास शेल को है क्लाइंट, आप ऑडिट फर्म में आपके पास एक क्लाइंट शेल है, बाकी छोटे मोटे 60-70% टोटल रेवेन्यू शेल से ही आता है। अब चीज शेल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर लिखने की हिम्मत है? शेल के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर, यू नो। क्योंकि आप सोचोगे अगर आपने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, शेल वाले नाराज होंगे, और अगर उन्होंने काम आपके पास से हटा लिया अगले साल, तो 60-70% रेवेन्यूज ऑफ द फर्म गिर जाएंगे। ये इतने बिल कौन भरेगा, इतनी सैलरीज कौन देगा? तो सीनियर्स ने बोला बेटा खामोश रहो, बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर, लिख दो सब कुछ। किस चीज ने आपकी गैर जानेदारी को कॉम्प्रोमाइज करवाया, इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करवाया? योर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू डिपेंडेंसी, कि क्लाइंट चलाना चाहिए। ये तमाम चीजें जाती मफाद की वजह से इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करवा रही है। दिस इज सेल्फ। ठीक है, कॉपी करो, कोई सवाल है फिर आगे बढ़ते हैं।
चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा कि एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को गैर जानिबदार रहना है। ऐसे कई इवेंट्स हैं जो गैर जानिबदारी को खतरे में लाते हैं, मतलब जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी गैर जानिबदार नहीं रह पाता। शेयर्स ऑफ क्लाइंट के जाती मफाद है, क्लाइंट के खिलाफ कैसे जाए भाई, शेयर प्राइस गिर जाएगी तो हमें भी नुकसान होगा, जाती मफाद। उसके पास कोई जॉब ओपनिंग, उसमें इंटरेस्टेड है, कैसे क्लाइंट के खिलाफ जाए भाई, वो जॉब नहीं देगा। एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज आ रही है, कैसे जाए क्लाइंट के खिलाफ भाई, गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज रुक जाएंगी। सस्ते रेट पे लोन दिया हुआ है तो कैसे क्लाइंट के खिलाफ जाए, वो सस्ते रेट का लोन ले लेगा। ओवरड्यू फीस है तो भाई कैसे जाए क्लाइंट के खिलाफ, कहीं वो पैसा ना खा जाए। अदर सर्विसेज में इंटरेस्ट है, कैसे जाए क्लाइंट के खिलाफ भाई, वो दूसरा काम नहीं देगा, फर्म के पास पैसे नहीं आएंगे, फर्म को पैसे भी तो कमाने। रेवेन्यू डिपेंडेंसी क्लाइंट पे कैसे जाए क्लाइंट के खिलाफ, यार उसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है। सात ही मफाद की वजह से इंसान का ईमान गड़बड़ा जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा थ्रेट है इसका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दूसरा थ्रेट क्या है बेटा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। व्हाट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट? बेटा सेल्फ रिव्यू का मतलब है जाती रिव्यू। सेल्फ इंटरेस्ट ना जाती है, सेल्फ रिव्यू है जाती। व्हेन ऑडिटर इज रिव्यूइंग हिज ओन वर्क, बेटा याद रखिएगा, जब भी आप अपने ही काम को चेक कर रहे होते हो ना, ईमानदार रहना बड़ा मुश्किल है भाई। कि तुम्हें किसी दिन कहा जाए कि यार चलो आज तुमने पेपर दिया ना अपना, अब ये पेपर चेक भी तुम ही करो। कितने लोग ईमानदारी से अपने आप को फेल करेंगे भाई? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि यू आर रिव्यूइंग योर ओन वर्क। और अपने काम में रिव्यू करने में बंदा ईमानदार फिर नहीं रहता। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स। कंपनी ने ऑडिटर से शुरू में एक टास्क करवाया था कि आप ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, और बाद में उसी को ऑडिटर बुला लिया कि यार अब आप ही इसको ऑडिट कर लें। अब ये सब सवाल नहीं करना कि अलाउड है नहीं है, ये बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, अलाउड है कि नहीं। लेकिन अगर आपने ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाई और बाद में फिर ऑडिटर से ऑडिट करा, उसी ऑडिटर से, क्या वो अपने ही काम को रिव्यू करने आ रहे हैं? सेल्फ रिव्यू। क्या वो ईमानदारी से ऑडिट कर पाएगा? नहीं। अच्छा, मिसाल के तौर पे गलतियां निकली, मिसाल के तौर पे गलतियां निकली, क्या उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, अब वो ऑडिट कर रहा है तो कुछ गलतियां निकली। हाँ भाई, वो लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इतनी पिटाई करेगी ना कंपनी, उसकी बोलेगी ये तुम ही नहीं बनाई थी और आप कह रहे हो डू नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिटर अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलेगा बोलेगा सब कुछ सही है। रिव्यूइंग ऑन वर्क में बंदा ईमानदार नहीं रह पाता। सेल्फ रिव्यू। ऑडिटर को अपॉइंट किया कंपनी ने टू वैल्यू एसेट्स। कंपनी ऑडिटर को किसी भी काम के लिए अपॉइंट कर सकती है ना, तो अपॉइंट क्या कह रहा, हमारी एसेट्स, गाड़ियां वाड़ियां, प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू दे देना, वैल्यू कर देना, वैल्यूएशन कर देना। पैसे लिए ऑडिटर ने उनको वैल्यूएशन बता दी, वो वैल्यूएशन बैलेंस शीट में चली गई। बाद में वही ऑडिटर ऑडिट करने आया। अब बताओ, अगर वो ऑडिट करने आया और उन एसेट्स की वैल्यूज में गड़बड़ है, क्या वो बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एसेट वैल्यूज आर इनकरेक्ट? नो। वो वैल्यूज आई कहां से थी? उसी के पास से। अगर उनमें गलतियां हैं भी, वो कभी भी ईमानदारी से सामने नहीं लाएगा, बिकॉज वेन एवर यू आर रिमेन योर ओन वर्क, आप कभी भी ईमानदार नहीं होते। सही है। ये एक बड़ा एक रेयर केस है, लेकिन ये भी एक केस है। क्लाइंट है ना जो आपका, जो सामने कंपनी है आपकी, जो क्लाइंट है, उसके फाइनेंस मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी। आपका जो क्लाइंट है ना, जिसका आप ऑडिट करते हो, उसके फाइनेंस मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी और ऑडिट फर्म ज्वाइन कर ली। क्लाइंट के फाइनेंस मैनेजर ने कंपनी से रिजाइन किया और ऑडिट फर्म ज्वाइन कर दी। अब वो ऑडिट फर्म ऑडिट पे गई, तो वो साहब जो पहले इनके फाइनेंस मैनेजर थे, वो अब ऑडिटर बनकर उनको ऑडिट करने गए।
क्या वो लिख सकेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू फेयर व्यू? नो। क्योंकि जब वो उधर के फाइनेंस मैनेजर थे तो फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी। अब वो ऑडिट फॉर्म में आ गए और अब ऑडिट करने जा रहे हैं तो अपने ही काम को तो चेक कर रहे हैं। जो भी गलतियां होंगी कभी भी ईमानदारी से हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि सेल्फ रिव्यू का चक्कर है। तो जब भी बंदा अपने ही काम को रिव्यू कर रहा होता है ना बेटा, वो कभी भी ईमानदार नहीं रह पाता। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेड। मैंने अगेन ऐसे लोग देखे हैं कि भाई ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, बाद में ऑडिट करने के उनमें गड़बड़े थी तो तरीके से कबूल कर लिया हमसे गलती हो गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी। अपना नुकसान करवाया, अपनी इज्जत खराब की, बिकॉज देवर इंडिपेंडेंट। 90% केसेस में लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहते। खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, खुद ही ऑडिट करने जा रहे हो, नहीं सच बोलोगे। एसेट्स की वैल्यू तुमने किया, अब उनको ऑडिट कर रहे हो, कभी सच नहीं बोलोगे। तुम क्लाइंट के फाइनेंस मैनेजर थे, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, अब ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लिया और अब ऑडिट करने चले गए, तो अपनी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हो, कभी सच नहीं बोलोगे। ठीक है, लिख लो जरा ये।
अच्छा भाई, अब इसमें जो तीसरा थ्रेट है ना, अब ये तीनों बड़े आसान है। वो तीसरा थ्रेट है फेमिलियरिटी थ्रेट। बेटा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? जाती मफाद बंदे की ईमान को गड़बड़ाते हैं। खुद काम चेक कर रहा है अपना तो भी ईमान गड़बड़ाता है। फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट भी इंडिपेंडेंस गाड़ी जाने में तेरे को खतरे में लाता है। फेमिलियरिटी थ्रेट पता है क्या? व्हेन ऑडिटर इज टू फेमिलियर विद द, ऑडिटर की बहुत ज्यादा जान पहचान है यार, आपकी किसी से बहुत ज्यादा जान पहचान है ना, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसकी दो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, दो एग्जांपल्स ही इनफैक्ट इसकी। क्लोज बिजनेस, पर्सनल और फैमिली रिलेशंस। क्लोज बिजनेस, पर्सनल और फैमिली रिलेशंस। बेटा अगर आपके बहुत करीबी ताल्लुकात है ना, पर्सनल या फैमिली रिलेशन, दोस्ती या रिश्तेदारी है, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो ना, जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो, उनके ओनर्स के साथ आपकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी, दोस्ती है, बेटा उनके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ना, आप नहीं लिखो। क्यों? आपको डर लगेगा आपके ताल्लुकात खराब ना हो जाए। क्या जाती मफाद की वजह से आपकी गैर जानबदारी कॉम्प्रोमाइज हो रही? नहीं, ताल्लुकात की वजह से। बेटा लेट सपोज जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो ना, उसका मालिक आपका दोस्त है। बेटा एफ एस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एफ एस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कंपनी गिर जाएगी, शेयर प्राइस गिर जाएंगे, आपके दोस्त को नुकसान होगा। आप जाती मफाद की वजह से इंडिपेंडेंस नहीं जा रही, ताल्लुकात है, ताल्लुकात की खातिर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज करें। फेमिलियरिटी। टू लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट। आप जिस क्लाइंट के ऑडिटर हो ना, वो 5 साल से वहां जा रहे हो। आप जिस क्लाइंट के ऑडिटर हो ना, 5 साल से वहां पे जा रहे हो यार। जब 5 साल से एक जगह जा रहे हो तो जान पहचान बन जाती है ना, चाय पानी साथ होता है, खाना पीना साथ होता है। अब अचानक से उनकी एफ एस आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर, लिखते हुए कलम घर घबराएगा। यार कल इसके साथ चाय पी रहा था, इतनी बार खाना खाया, डिनर किया, लंच किया, कैसे लिख दूं एफ एस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर? वो इतने पुराने ताल्लुकात। फेमिलियरिटी की वजह से भी बंदे की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है, बंदा नहीं रह पाता है, नहीं लिख पाता सच। फेमिलियरिटी लिख लो भाई।
अच्छा जी, अब अगला थ्रेड बड़ा मजेदार है। इससे भी बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता, गैर जानिबदार नहीं रह पाता। दिस इज कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेड। ठीक है, अब बेटा ये सुनना, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है। इंटिमिडेट कहते हैं प्रेशराइज करने को। इंटिमिडेट करना किसे कहते हैं बेटा? प्रेशराइज करने को। अगर ऑडिटर को प्रेशराइज किया जाता है ना, तो भी वो अपनी ईमानदारी छोड़ देता है। सही है। अच्छा, अब ये प्रेशर्स कभी कभार डायरेक्ट भी होते हैं खतरनाक वाले, और कभी कभार हल्के फुल्के भी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर्स, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन। तुमने लिखा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लिख के दिखाओ तुम्हारे खिलाफ कोई झूठा केस कर देंगे। ऑडिटर सोचेगा भाई इधर ये केस करेंगे, इनको तो पैसे जेब से थोड़ी भरने, कंपनी ने भरने, मुझे लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, मेरी तो जेब से पैसे चले जाएंगे, मेरी फर्म थोड़ी मेरा एक क्लेमेंट से आगे सपोर्ट करेगी। कौन कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे। छोड़ो यार, इनसे माफी मांगो, जैसे ही कह रहे हैं वैसा करो। अब एफएसआर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू तुम लिखने जा रहे थे, उन्होंने तुम्हें कहा हम तो आपके खिलाफ केस कर देंगे, भाई छोड़ेंगे नहीं आपको। डर गए आप। सब नहीं डरते, आप ताकतवर हो, आप भी लड़ोगे, बोला करके दिखाओ भाई। 90% लोग डर जाते हैं। प्रेशराइज किया गया, इंडिपेंडेंस छूट गई। ठीक है, डोमिनेंट पर्सन इन सीनियर पोजीशन एट द क्लाइंट। क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर, आप लिखने जा रहे थे एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर। कंपनी आपको बोला बोला अच्छा चलो लिख के दिखाओ भाई, तुम्हें पता है हमारे बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? फला मिनिस्टर है, फला पॉलिटिशियन है, लिखो फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। डर गया बंदा, बोला भाई कौन पंगा ले। अच्छा जी, सब कुछ सही है, एफएस लिख गिव्स अ ट्रू एंड फेयर लिख दे। दो प्रेशराइज किया, जाति मफाद नहीं था, अपना काम नहीं चेक कर रहे थे, जान पहचान नहीं थी, प्रेशराइज किया गया, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये भी आपकी ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो है ना डायरेक्ट प्रेशर है। कभी कभार धमकियों से हटके भी थ्रेट्स दिए जाते हैं अभी। यार एफएस आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर में लिखने जा रहा हूं। अच्छा जी, आप लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर, लेकिन जी हम तो सोच रहे थे आपको 50-60 लाख का और कोई काम दे दें, लेकिन खैर है नहीं चाहना, चाहे आप लिख दें। इनडायरेक्ट थ्रेट दी जा रही है कि हम दूसरा काम लेंगे। सर आपने तो ये भी थोड़ी देर पहले सेल्फ इंटरेस्ट में बोला था, कोई बात नहीं, थ्रेट उस कैटेगरी में भी हो सकता है, इस कैटेगरी में थ्रेट तो है ना, एक थ्रेट मल्टीपल कैटेगरी में हो सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट में भी था, इंटिमिडेशन भी है। ओवरड्यू फीस, सर अभी तो आप कह रहे थे ओवरड्यू फीस जाती मफाद है, बेटा जाती मफाद में भी था, सेल्फ इंटरेस्ट भी था, इंटिमिडेशन भी। ओवरड्यू फीस के थ्रू लोगों को प्रेशराइज भी किया जाता है, भाई पैसे खा जाएंगे अगर तुमने हमारा काम गलत किया तो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू फेयर लिखो। तो कोई भी ऐसी हरकत जिसकी वजह से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है ना, इंटिमिडेट किया जा रहा है, इससे भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, दिस इज इंटिमिडेशन थ्रेट, लिख लो।
अच्छा जी, तो अब हम मूव करते हैं आखिरी थ्रेट की तरफ, और हमारा आखिरी थ्रेट है एडवोकेसी थ्रेट। बेटा एडवोकेसी थ्रेट क्या है? व्हेन ऑडिटर इज एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट। बेटा अगर आप क्लाइंट की वकालत कर रहे हो ना, वकील बने हो, तो भी आप उसके खिलाफ जाते हुए घबराओ। जब आप वकालत कर रहे हो ना, तो भी आप उसके खिलाफ जाते हुए घबराओ। एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, एडवोकेसी थ्रेट्स की एग्जांपल ले लें। रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट इन अ लीगल डिस्प्यूट। आप ऑडिट फर्म तो बहुत सारे काम करती हैं। आप ऑडिट फर्म हो, क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो, साथ साथ है ना कोर्ट में उनके लिए केस भी लड़ रहे हो। लीगल सर्विसेज भी देती है ऑडिट फर्म। आप कोर्ट में केस भी लड़ रहे हो और उनके ऑडिटर भी हो। बेटा अब आप उनके खिलाफ जाते हुए घबराओगे। क्यों? अगर आप उनके खिलाफ गए तो दुनिया आपके बारे में बोलेगी कल तो भाई उनकी सपोर्ट में केस लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे, और आज उनके खिलाफ चले गए, ये ऑडिटर ही बेकार है। तो आपको अपनी इज्जत की खातिर उनके खिलाफ जाते हुए घबराना पड़ेगा। ठीक है? आप अगर लिखोगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो पब्लिक ये सोचेगी यार ये कैसे लोग हैं, इनके बारे में लिख रहे हैं डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और इनके वकील भी बने हुए हैं। कुछ गड़बड़ है यार, इनकी इज्जत जाएगी। इसलिए आप बोलोगे चुपचाप सब कुछ सही है, लिख दो। कमेंटिंग पब्लिकली और क्लाइंट इवेंट। आप रोज रात को 8 से 9 टीवी पे बैठ जाते हो और क्लाइंट के बारे में बातें करना शुरू कर देते हो, उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हो। यार जब आप क्लाइंट की तारीफ कर रहे हो ना टीवी पे आके पब्लिक के सामने, अब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकोगे। क्योंकि अगर आपने लिखा आप एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, तो पब्लिक क्या बोलेगी? कल रात को उनकी तारीफें कर रहा था, आज लिख लिया डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर। इन्हीं में मसला है। आप अपनी इज्जत के डर से क्लाइंट के खिलाफ नहीं जाओगे, लिख दोगे एफएस गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। मीटिंग विद इन्वेस्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इनकरेजिंग देम टू इन्वेस्ट इन द क्लाइंट। बेटा मैं क्लाइंट के बिहाफ पे इन्वेस्टर से मुलाकात करता हूँ और उनको मशवरा देता हूँ क्लाइंट में इन्वेस्ट करो। आप क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर, आप ये लिखते हुए घबराओगे। क्योंकि आप ये सोचोगे अगर आपने लिखा है एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, तो इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? कल हमें कह रहा था इस क्लाइंट में इन्वेस्ट करो, और आज इनकी एफएस डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, ये हमें गलत एडवाइस दे रहा था, गलत जगह पैसा लगाने बोल रहा था, आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तब आप उनको इनकरेज कर सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। तब बेशक इस कंपनी में गड़बड़ है, आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा एफएस गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। एडवोकेसी थ्रेट भी यही है कि बंदा जब एडवोकेट वकालत करता है ना, वकालत का ये मतलब नहीं है कि हमेशा केस ही लड़ रहा है, उनकी तारीफें कर रही है भी उनकी वकालत है, तो अब उसके खिलाफ जाते हैं, उसको डर लगता है। ठीक है? तो मैंने आपके साथ देखे अभी तक दो अहम एरियाज डिस्कस किए। सुन ले भाई। पहला मैंने आपके साथ अहम एरिया डिस्कस किया कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल्स, विच वॉज कॉपी। और फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किए 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, विच वॉज सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। को एक रिकैप करके बात को खत्म करता हूं। प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया। दुनिया में दो किस्म के एथिक्स हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल। पर्सनल एथिक्स जो रिलीजन कल्चर सिखाता है, कोई सिलेबस उसको कवर नहीं करता। प्रोफेशनल एथिक्स जो प्रोफेशनल बॉडी सिखाती है। प्रोफेशन में मसला है, प्रोफेशन में कोई भी मसला होता है ना, कोई भी प्रोफेशनल से गलती होती है, डॉक्टर से, लॉयर से, ऑडिटर से, तो उसका इंपैक्ट बड़े लेवल पे जाता है। इसलिए दुनिया की कोई प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ती। हर प्रोफेशनल बॉडी चाहती है कि उसके मेंबर्स बाउंड रहे, कैद रहे बाय कोड ऑफ एथिक्स। हमारी प्रोफेशनल बॉडी एसीसी है, तो एसीसी चाहता है मेंबर्स आजाद ना घूमे, दे शुड बी बाउंड बाय कोड ऑफ एथिक्स। एसीसी का कोड ऑफ एथिक्स हम सबको फॉलो करना है। 5 प्रिंसिपल्स, एक कॉपी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई बात क्लाइंट के अंदर की बात किसी को डिस्क्लोज ना करो अनलेस अलाउड बाय क्लाइंट हो। पब्लिक ड्यूटी टू डिस्क्लोज हो, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म हो या क्लाइंट का फायदा। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, गैर जानिबदार रहना है। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, क्योंकि कॉम्पिटेंट, अप टू डेट विद ऑल स्टैंडर्ड्स, और हर काम एहतियात से करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। और इंटेग्रिटी, ईमानदार, ऑनेस्ट रहना। सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल कोड का प्रिंसिपल कौन सा? इंडिपेंडेंस, मेंबर हैज टू बी गैर जानिबदार। ठीक है? कभी कभार ऐसे कई इवेंट्स आ जाते हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं, उनकी वजह से इंडिपेंडेंस जाती ही खतरे में आ जाती है।
ऐसे 5 थ्रेड्स हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं। जाती मफाद की वजह से इंडिपेंडेंस खतरे में है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अपने ही काम को चेक करने की वजह से इंडिपेंडेंस खतरे में है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। जान पहचान की वजह से इंडिपेंडेंस खतरे में है, फेमिलियरिटी थ्रेड। वकालत करने की वजह से इंडिपेंडेंस खतरे में आई, एडवोकेसी थ्रेड। प्रेशराइज करने की वजह से इंटिमिडेशन थ्रेड। ठीक है सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जांपल जाती मफाद आएगा। मैं जॉब में इंटरेस्टेड हूं, क्लाइंट के खिलाफ नहीं बोल सकूंगा। मेरे पास शेयर है, क्लाइंट के खिलाफ नहीं बोल सकूंगा। मुझे सस्ते रेट पे लोन मिला हुआ है, क्लाइंट के खिलाफ नहीं बोल सकूंगा। मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज मिलती है, क्लाइंट के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो क्लाइंट मेरे ऊपर, मेरा रेवेन्यूज पे डिपेंडेंट है, मैं उसके खिलाफ नहीं। ये सब जाती मफाद है। सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को चेक कर रहा हूँ। क्लाइंट का पहले फाइनेंस मैनेजर था, अब ऑडिटर बन गया, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जा रहा हूँ, अपने किए हुए काम को झूठा नहीं कहूंगा। क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, अब उनका ऑडिट भी कर रहा हूँ, तो अपने काम को किए हुए झूठा नहीं कहूंगा। ठीक है, जान पहचान है, फेमिलियरिटी, टू लॉन्ग एसोसिएशन है, 5 साल से जा रहा हूँ, खाना पीना साथ है, अब खिलाफ जाते हुए शर्म आएगी। रिश्तेदारी है, दोस्ती है, खिलाफ जाते हुए समझ आएगी कि इनको नुकसान हो जाएगा, फेमिलियरिटी। प्रेशराइज किया जा रहा है, कोर्ट केस कर देंगे। पॉलिटिशियन बैठा हुआ बोर्ड पे, देखो तुम्हारे साथ क्या करता है, तुम कहते हो माफ करो, सब कुछ सही है, लिख देता, खिलाफ नहीं जाओगे। दूसरा काम छीन लेंगे, पुरानी फीस खा जाएंगे, प्रेशर्स, बंदे की ईमानदारी। अगर वकालत कर रहे हो, पब्लिक के मीडिया पे आके उनके शेयर्स पे कमेंट कर रहे हो, या केस लड़ रहे हो, या इन्वेस्टर्स को इनकरेज करो इसमें इन्वेस्ट करें, तो फिर अब किस मुंह से उस क्लाइंट के बारे में बोलोगे एफएस डू नॉट गिव अ ट्विट फेयर व्यू? इन्वेस्टर्स मारेंगे ना। कल रात को मैं बोल रहा था इधर इन्वेस्ट करो, और अब पता चला इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्विट फेयर व्यू, तो इसका मतलब है ये मैं गलत एडवाइस दे रहा था। बेटा, आप अपनी इज्जत की खातिर उनके खिलाफ नहीं जाओगे। ठीक है, यहाँ इसको क्लोज करते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी की तो पूछ लें। कल फिर बड़ी इंपॉर्टेंट हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आपके साथ, जिसमें इसके राइटिंग स्किल सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।